इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा ही होती है, क्योंकि शिक्षा ही हमें अंधेरों से उजालों की ओर लेकर के जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करती है, क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य को गलत और सही के बीच में भेद करना सिखाती है। इसी प्यारे से संदेश के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और साथ में अभिनंदन धरती धोरारी कार्यक्रम में। स्वीकार करें कुलदीप का नमस्कार। दोस्तों, कहा जाता है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का पूर्ण रूप से विकास करना होता है, और सिर्फ केवल विकास करना ही नहीं होता, बल्कि मनुष्य के दिमाग के अंदर ढेर सारी सूचनाओं का आदान प्रदान करने की जो परंपरा होती है, उससे भी बहुत नित नई सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करना भी होता है। क्योंकि और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका दृढ़ विश्वास है कि जीवन के संग्राम में हर मुसीबत का सामना आप शिक्षा रूपी हथियार से कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं होता, बल्कि मनुष्य के लौकिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ मनुष्य के चरित्र का निर्माण करना भी होता है। तो लीजिए आपकी मुलाकात करवाते हैं कमिश्नर ऑफ कॉलेज एजुकेशन सुनील शर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन धरती धोरारी कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, अब आपकी सर सुबह की दिनचर्या क्या रहती है? सर, अब आपकी सुबह की शुरुआत किस तरह से करते हैं? देखिए, मैं बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ में विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। दिन की सबसे शुरुआत अच्छे से हो तो शाम तक आपका आउटपुट भी अच्छा होता है, एफिशिएंटली आप काम कर सकते हो। तो मॉर्निंग में मैं जल्दी उठता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं मेरे जॉगिंग में, चूँकि मेरी रुचि है, तो मैं सीधा जवाहर सर्कल पहुँच जाता हूँ और वहाँ मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं। मैं घूमता रहता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा बहुत योग करता हूँ। ऐसे 1-1.5 घंटा मेरा सवेरे सवेरे का उसी में निकलता है। उसके बाद मैं ये प्लान करता हूँ कि मेरे दफ्तर में मुझे आज क्या करना है, और फिर तैयार होकर मैं 9:30 दफ्तर पहुँच जाता हूँ। ये मोटा मोटा मेरा मॉर्निंग का कार्यक्रम रहता है। यानी कि सर, आप इस चीज़ के अंदर विश्वास करते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, बाकी सारे काम दूजा माया। बिल्कुल। यदि आप स्वास्थ्य से यदि अच्छे नहीं हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों के परफॉर्मेंस पे अपने आप आपको लगता है कि असर डालती है। क्योंकि आपका लंग्स अच्छे होने चाहिए, किडनी आपका फंक्शन अच्छा होना चाहिए, हार्ट आपका अच्छा होना चाहिए, मसल्स में जान होनी चाहिए, ये सब होती हैं, और दिमाग आपका शांत होना चाहिए, तब आप अच्छे से काम कर सकते हो। क्योंकि हम लोगों का काम जनता से जुड़ा हुआ है, तो हमें बहुत कूल रह के संवेदनशील भी रहना होता है। क्योंकि जनता जब आती है या उनका जो काम होता है उसमें संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। तो कूल आपका मस्तिष्क तभी होगा जब आप स्वस्थ होंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सर, आप अभी वर्तमान में कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में कमिश्नर के पद पर आसीन हैं। बिल्कुल। तो आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत ही सुखद अनुभव है, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। जैसा आपने शुरू में कहा, शिक्षा से ही हर व्यक्ति आज आगे बढ़ता है, और बड़ी अच्छी बात है राजस्थान में शिक्षा। अब देखिए, पिछले विगत वर्षों में शिक्षा किस अनुपात में बढ़ी है। आज हमारा जो हायर एजुकेशन का जिसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट है, वो 26.1 है, और हमारी जो ग्रोथ रेट है वो देश में बहुत अच्छे में से ग्रोथ रेट है। ठीक, हम थोड़े नेशनल एवरेज से थोड़े से कम है, बट जो ग्रोथ की दर है वो हमारी नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। शिक्षा तो सबसे पहली चीज़ ही शिक्षा है। शिक्षा नहीं है तो आगे आप विकास कैसे करेंगे? आज जो अपार संभावनाएं हैं उसमें आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो शिक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए आज देखिए, बच्चे जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं, आज घर परिवार, राज्य सरकार बहुत ध्यान दे रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा सर, क्योंकि सर एजुकेशन इंसान के जीवन को नए आयाम प्रदान करती है, इसलिए इंसान का शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सर, इससे पहले आप सर कौन कौन से उसमें रहे हैं डिपार्टमेंट्स में? सर, वहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, हम लोग प्रशासन में हैं, हमारे तो एक विभाग दूसरा विभाग आपस में रिलेटेड नहीं होता, लर्निंग बहुत होती है। जी। जैसे यहाँ से पहले मैं फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोलर कमिश्नर था, तो वहाँ पे ड्रग और जो हम फूड सेफ्टी के दृष्टि से उस विभाग में हम लोग देखते थे कि जो हम लोग खा रहे हैं वो खाने के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं है। उसके अलावा मैं बिजली उसमें विभाग में भी था, जिला प्रशासन में भी था, बहुत सारे विभागों में, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में था, कार्मिक विभाग में भी था, मेडिकल में भी था, तो बहुत सारे पंचायत राज में भी था। क्योंकि लंबी सर्विस है तो सारे ही विभाग लगभग देखे हुए हैं।
सर जैसा आपने अभी बताया सर, आपने बहुत सारे जो विभाग है उनके अंदर सर अलग अलग पद के ऊपर सर आप आसीन रहे और साथ में बहुत लंबा सफ़र आपने तय किया। तो सर आपके अब तक के कार्यकाल के दौरान कोई एक ऐसी घटना जो आपको आज भी याद आती हो जब आप इतने महत्वपूर्ण पद के ऊपर सर रहे? जी, बहुत सारी घटनाएं हैं, लगभग हर विभाग में 2-4-5 घटनाएं तो ऐसी होती हैं, क्योंकि कई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जनता से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे पुराने विभाग की बात करें फूड सेफ्टी में, तो फूड सेफ्टी में आप देखिए हम लोग जो हिंदुस्तान में हमारा 18वां नंबर था उस समय। फिर हम लोगों ने बहुत सारे फूड सेफ्टी के जो डिफरेंट डायमेंशन है उस पर काम किया। बहुत सारी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत राजस्थान में 1 जनवरी 2022 से, उसमें आप देखिए 6 महीने में इतना हमारा काम हुआ कि लगभग 50,000 कहना चाहिए कि केजी हमने मिठाइयाँ पकड़ी। तो ये देख के बड़ा वो लगता था कि 50,000 बिल्कुल। तो इन मिठाइयों को यदि ये अभियान नहीं चलता तो कोई न कोई उसको उपयोग करता। तो ठीक है, वो सब स्टैंडर्ड थी। खाने के बाद ये तो नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती, लेकिन सब स्टैंडर्ड थी। तो ये चीज़ें हर विभाग में होती है। आप पंचायत राज की बात करेंगे तो पंचायत राज में हमने पट्टे का अभियान चलाया था। 10 लाख के आसपास हम लोगों ने उस ज़माने में पट्टे वितरित किए थे। तो लोगों को उस पट्टे वितरण में क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास सिक्योरिटी आ जाती है, बैंक में रखने के लिए, रहन पे रखने के लिए, अपने खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी व्यापार में आगे बढ़ने के लिए। ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम थी। इसी वर्तमान सरकार के कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़े हर विभाग में जहाँ जाएंगे, कार्मिक विभाग में जाएंगे तो EWS का आरक्षण स्टार्ट हुआ था। तो हर विभाग में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको लगता है कि ये जनता से जुड़ा हुआ कार्य था और इसका सुखद अनुभव है। क्या बात कही है सर, यानी कि सर जो भी आपके अब तक सेवाएं रही सर उसके अंदर आम जनता से आप सर डायरेक्ट रूबरू होते रहे और साथ में आपने जनता को अपना बहुत समय दिया सर। बिल्कुल। सर अक्सर कहा जाता है कि विपरीत हालात के अंदर ही इंसान की काबिलियत सामने आती है, और अक्सर देखने में आता है कि जो अपने सर ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट होते हैं वो सर शिक्षा के क्षेत्र में एकदम से कमाल कर जाते हैं। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में 2-3 चीज़ें तो उनमें बच्चे में स्वाभाविक रूप से आती है। वो बहुत ही संघर्ष करता है, तो संघर्ष से जो ताकत उसमें आती है वो अपने आप ही आती है। जैसे कुछ जगह आप देखेंगे कि जो व्यवस्था एक शहर में रह के बच्चे को मिलती है उसको वो नहीं मिलती है जी। तो जो शहर में असिस्टेंस मिलता है उसको असिस्टेंस नहीं मिलता है। वो उसको कमजोरी न मानते हुए अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है, और अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है तो उसको बहुत सारी विपरीत परिस्थिति में किस तरह से उसको सफल होना है वो उसमें अपने आप ये क्वालिटी डेवलप हो जाती है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो आज मैथमेटिक्स अपने आप पढ़ लेते हैं जी, लेकिन हमने बहुत बार सुना होगा हिस्ट्री वगैरह तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स भी अपने आप पढ़ लेते हैं। साइंस के बहुत सारी चीज़ें वो अपने आप पढ़ लेते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो ये बात ठीक है कि सुविधाएं सरकार आज के समय एक्सेस पे बहुत ध्यान दे रही है, जगह जगह हम स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, बट ये बात सही है कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनके लिए अभी भी जो राज्य सरकार कर रही है उससे आशातीत वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन और भी किया जा सकता है। यानी कि आपको ये कहने का है कि सर यानी कि अगर इंसान लगातार अगर कोशिश करता रहता है तो निश्चित तौर पे इंसान अपनी सफलता को पा ही लेता है। बिल्कुल। पर लेकिन सर अमूमन एक चीज़ और देखने को आती है कि जितने भी स्टूडेंट जो सर ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं उनके सर भाषा को लेकर के काफ़ी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जब वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, या सर जैसे गाँव से निकल के सीधा कॉलेज में आते हैं उस माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में उनकी जो मनोदशा होती है उसको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं सर? देखिए, सबसे पहले गांव में जब बच्चा पढ़ता है तो ये कहना चाहिए कि प्राइमरी लेवल तक तो अपनी मदर टंग में वो सीखता है जी। उसके बाद वो लोकल डायलेक्ट से हटके वो फिर हिंदी पे कन्वर्ट होता है, तो सबसे पहला झटका तो उसको वहीं लगता है। बट चूँकि हिंदी आज के समय राजस्थान में बहुत अच्छे से बोली जाती है, समझी जाती है, उसमें उसको इतना दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब वो विदेश पढ़ने के बारे में सोचता है तो फिर उसको इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। आज तो गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटेट किया है, स्कॉलरशिप भी हम उनको देते हैं। लैंग्वेज के लिए जो आप बात कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो लैंग्वेज लैब्स के लिए भी सरकार ने घोषणाएं करती हैं, स्कीम भी है, हमारी लैंग्वेज लैब की भी स्कीम है। जो 358 ब्लॉक्स हैं, इसी बजट घोषणा में राज्य सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि लैंग्वेज पे हम लोग फोकस करेंगे। हर ब्लॉक में जिसमें स्कूल भी शामिल है, हायर एजुकेशन के जो कॉलेजेज हैं वो भी शामिल हैं, वो लैंग्वेज लैब हम स्थापित करेंगे ताकि बच्चे को इंग्लिश में भी दिक्कत नहीं आए। जी सर, कहा जाता है कि जब इंसान सफलता के शिखर पर पहुंचता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होता है और साथ में बहुत ज़्यादा अथक मेहनत होती है जो लोगों को अक्सर दिखती नहीं है, क्योंकि लोगों को सिर्फ ऊपर का ताज दिखता है। आज आप इस मुकाम पर पहुंचे तो सर आपके जीवन का कोई एक ऐसी घटना या इंसिडेंट जो हमारे आप सर प्यारे प्यारे दर्शकों के साथ में साझा करना चाहें? घटनाएं तो देखिए
छोटी छोटी तो सबके साथ ही होती हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं जब स्कूल में था तो रामगढ़ शेखावटी छोटा सा गांव है, वहाँ मैं स्कूल में पढ़ता था। तो वहाँ हमें ये बड़ी दिक्कत आती थी कि मैथमेटिक्स लेनी चाहिए या बायोलॉजी लेनी चाहिए। तो उस ज़माने में 9th में ये सब तय करना होता था, तो हमें नहीं पता क्या लेना चाहिए थी। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, आप तो अच्छे स्टूडेंट हो तो मैथमेटिक्स लो। अब घटना उसी समय ये हो गई कि मैथमेटिक्स लेने का मतलब मुझे गाँव से बाहर जाना है। अच्छा। तो आप देखिए ग्रामीण परिवेश में छोटी छोटी चीज़ें आती है, तो मुझे इमीडिएटली ये हुआ कि मुझे तो चूरू ही पढ़ना पड़ेगा यदि मैथमेटिक्स लेनी है। तो घटनाएं तो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वो जीवन बड़ा चेंज कर देती हैं। यदि मैं बायोलॉजी लेता तो मेरा फील्ड डिफरेंट होता जी। बायोलॉजी हमारे रामगढ़ शेखावटी उस समय थी, मैथमेटिक्स नहीं थी, और मैथमेटिक्स लेने की बात आई तो फिर मेरे को चूरू जाना पड़ा, और चूरू मैंने पढ़ के फिर मैं इंजीनियरिंग में चला गया। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट तो बहुत होता है, आपकी लाइफ की दिशा ही चेंज हो जाती है जी। आज तो गाँव में हर बच्चे को पता है मुझे क्या लेना है, कैसे लेना है, लेकिन हमारे समय ये नहीं थी। तो हमारे लिए वो एक स्ट्रगल कहना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि हमने उस समय क्या डिसीजन लिया, उसके आधार पे हमारी लाइफ आगे बढ़ेगी। अब यदि मैंने इंजीनियरिंग ली तो फिर मैं चूरू गया, तो चूरू जब पहुंचा तो एक गांव से छोटी जगह जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो वो सारी समस्याएं मैंने उस समय दो साल जो मैं रहा तो बड़ा संकट का था, क्योंकि लास्ट की बस ही हमारी 4:30 बजे आती थी, हमारी स्कूल की छुट्टी 5 बजे होती थी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कहिए तो संघर्ष कह सकते हैं, कहो तो आप उसको अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। बहुत लर्निंग हुई उसमें कि आपकी 4:30 बस जा रही है, कॉलेज स्कूल 5 बजे, तो आपको 15 किलोमीटर पैदल चलना है। वो बहुत कुछ सिखाता है, तो आप उसको संघर्ष कहिए, लर्निंग कहिए। तो यानी कि सर आपका कहने का तात्पर्य कि जो आपकी लाइफ का स्ट्रगल था उसको सर आपने एक चुनौती के रूप में लिया और आपने उसको अपनी ताकत बनाया, बिल्कुल, और साथ में ताकत बना करके आज आप इस मुकाम पर पहुंचे। बिल्कुल सर, हम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सर आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जिस तरह से आपने चीज़ें बताई है कि इतना आपने स्ट्रगल किया और सर 4:30 आपकी बस जा रही है और 5 बजे तक स्कूल चल रहा है, तो सर एक बार आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। मेरे पिताजी जो है वो राज्य सरकार के आयुर्वेद विभाग में थे, वैद्य हैं जी, रिटायर हो गए थे, और जिसको कहना चाहिए छोटे से गांव रामगढ़ शेखावटी में हमारी स्कूलिंग हुई। और उसके बाद मैं चूरू में फर्स्ट ईयर मैंने करी, उसके बाद जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने बीई किया, और फिर मैंने MNIT जयपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ME किया वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में मैंने BE किया, फिर मैंने सर्विस के दौरान भी MCA भी किया। अच्छा, मोटी मतलब MCA की डिग्री आपने अलग से की? बिल्कुल, मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से MCA किया, क्योंकि जब मुझे लगा कि अब समय के साथ आपको जुड़ना है तो कंप्यूटर का नॉलेज आपको जितना होना चाहिए, तो मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से पार्ट टाइम मैंने MCA किया। ओके, तो सर IAS बनने का सपना आपका सब बचपन से था, या आप सर किसी चीज़ से मोटिवेट हुए और इसलिए आपको लगा कि UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना है और मुझे IAS बनना है? देखिए, IAS की बात जब शुरुआत में जानकारी होती है तब तो एक बहुत बड़ा ख्वाब हो जाता है जी। हम लोग जब इंजीनियरिंग में आए तब समझ में आया था कि हमें इंजीनियर बनना है जी। तो मैंने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हुआ, और फिर मैं ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज में चला गया, मैंने ज्वाइन किया। जब फिर मैंने ज्वाइन किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, राजस्थान में वापस आना चाहिए, तो मैं कुछ दिन बाद ही राजस्थान में मैंने वापस आ गया। राजस्थान में जब मैं आया तो फिर मैंने PWD में, चूँकि मैंने मेरी अपनी लाइफ स्टार्ट करी, मैंने ANCP करी PWD में। तब मुझे पता चला कि यदि आपका रुझान जनता की कार्यों के प्रति या लोगों के जो आम जन को जो असुविधा हो रही है, उनकी जो चीज़ें हैं जिसको आप सहजता से दूर कर सकते हो, उनसे यदि आप अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए, और उसको देख के फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आया। यानी कि आपने अब तक का एक बहुत लंबा सफ़र अलग अलग आयामों से तय किया, और आपने सोच रखा था कि कहीं ना कहीं मुझे जनता की सेवा करनी है, तो इसलिए आपने UPSC को चुना सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर, कहते हैं कि जब इंसान अपना एक मोटिव तय कर लेता है, अपना टारगेट तय कर लेता है, तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। कुछ लोग सामने होते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे होते हैं। तो आपकी इस सफलता के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका है? देखिए, सबसे बड़ा तो योगदान तो परिवार का होता ही होता है जी, क्योंकि यदि उनका सपोर्ट नहीं मिलता तो बच्चा आगे कैसे बढ़ सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये कहना चाहिए कि परिवार के साथ आपके समाज का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और उसमें आप अपने आप को कितना नियंत्रित होके अपना परिश्रम कर सकते हो, और आप अपने आप को कितना डिसिप्लिन रह के काम कर सकते हो, उस सब का मिला जुला योगदान रहता है। टीचर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि यदि शुरुआत में आपको अच्छे टीचर नहीं मिले तो
वो एक कमी हमेशा रह जाती है। जी। तो ये आज भी एक सुखद आश्चर्य है कि मैं तो चूँकि कॉलेज एजुकेशन में देखता हूँ, टीचर्स आज भी हमारे बहुत अच्छे हैं, तो उनका बहुत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि रोल मॉडल भी होते हैं आपको, इनिशियल स्टेज में आपके रोल मॉडल भी होते हैं, उनको देख देख के भी आप मेहनत करना सीखते हो। तो कंट्रीब्यूशन तो इन सब का मिला जुला है। सर जैसे अभी आप वर्तमान में सर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, तो सर पहले की शिक्षा की नीतियों में और सर आज की वर्तमान की जो सर शिक्षा चल रही है उसमें आप क्या सर परस्पर सर अंतर पाते हैं सर? देखिए, पहले 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई है जी। तो दोनों में चीज़ों में बच्चे के लिहाज से देखो तो चीज़ों में कोई उसको अंतर नज़र ज़्यादा नहीं आ पाएगा, लेकिन जो इस चीज़ को जानते हैं उनको मालूम है कि ना हम जो फोकस कर रहे हैं वो क्वालिटी पे बहुत फोकस कर रहे हैं जी। आज क्रेडिट बेस की बात आ रही है, मल्टी एग्जिट मल्टी एंट्री की बात आ रही है, यानी बच्चा जो है एक किसी विषय में अटका हुआ नहीं रहेगा। ये भी आ सकती है कि एक यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर किया तो उसको कुछ और डिग्री मिल जाएगी, सेकेंड ईयर किया तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर किया तो उसको डिग्री मिल जाएगी, उसके साथ वो सब्जेक्ट भी दूसरे ले सकता है। तो क्वालिटी की आज बात ज़्यादा है। उस समय दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो नहीं थी वो ये थी कि भाई सिलेबस एक तरह से मोर और लेस फिक्स होता था। अब आपका सिलेबस भी चेंज हो रहा है। आप कुछ दिनों में देखोगे उच्च शिक्षा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पे बहुत सारे चेंजेस आपको नज़र आएंगे। सेमेस्टर स्कीम जो है वो जल्दी ही हायर एजुकेशन में आपको ह्यूमैनिटीज़ में भी मिलेगी। उससे क्या होगा, बच्चा रेगुलर जाएगा, सीखेगा, लर्निंग बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, रिसर्च का वातावरण बनेगा, तो इससे क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा, हमारी नैक रेटिंग इम्प्रूवमेंट होगी, रिसर्च का वातावरण बनेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आप कुछ दिनों में नज़र आएंगी, ये होंगी। सर जैसे बच्चा स्कूल पास आउट करके जब कॉलेज की दुनिया में पहला कदम रखता है तो वहाँ पे ढेर सारे सपने होते हैं और साथ में कुछ स्टूडेंट्स अपने सपनों को पूरा कर भी लेते हैं और साथ में परंतु कुछ स्टूडेंट्स अपने सपनों को पूरा करने से रह जाते हैं, उनके अंदर एक बहुत अजीब सा फ्रस्ट्रेशन सा आ जाता है। तो ऐसी अवसाद की स्थिति से बाहर निकालने के लिए इस वक्त वर्तमान में सर क्या मतलब नीति चल रही है, क्योंकि एक टीचर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख्वाब लेके चलते हैं और फिर जब कहीं भी उनको कठिनाई होती है और जब उनको लगता है कि उनको कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है तो फिर कुछ बच्चे में ये दिक्कत होती है। लेकिन आप देखिए कि आज के समय पेरेंट्स भी जागरूक हैं, टीचर भी जागरूक हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आजकल, पहले ये इतनी सुविधाएं नहीं थी, काफ़ी सुविधाएं हैं। लेकिन आज हम लोग भी सरकार में बैठ के सोचते हैं तो हम सपोर्ट सिस्टम बच्चे को देते हैं। सपोर्ट सिस्टम में 2-3-4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो उसकी प्रॉब्लम क्या है उस एंगल पे बात करते हैं, फिर उसके बाद ये लगता है कि ये बच्चा कहीं और पढ़ना चाहता है तो क्या उसको हम स्कॉलरशिप के माध्यम से उसको देना है या हमें उसको हॉस्टल फैसिलिटी की बात करनी है या उसकी पढ़ाई में और किसी तरह का सपोर्ट सिस्टम है। तो बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से हम लोग टेक केयर करते हैं और उसका हौसला अफजाई भी करते हैं। और कुछ जगह अभी भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि जैसे आप बात करेंगे कि नीट के एग्ज़ाम बच्चे कर रहे हैं तो बहुत ही फोकस होके वो बच्चा कर रहा है तो फिर उसमें काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, उसमें कुछ पेरेंट्स को भी मदद करनी पड़ती है। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि जब पेरेंट्स बच्चों के साथ में खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें एक सर संबंध मिलता है और साथ में बच्चे अपने जीवन में उन्नति तो करते हैं, पर लेकिन जिस तरह से आजकल सर कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर स्टूडेंट्स उस प्रेशर को अपने दिमाग पे हावी कर लेते हैं या यूँ कहें कि पेरेंट्स अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं और जब वो उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं तो सर वो आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। तो सर ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, काउंसलिंग तो सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और बच्चे पे प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यदि आप बच्चे पे प्रेशर डालोगे तो वो बच्चे पे दबाव रहेगा और वो दबाव अल्टीमेटली यदि वो रिज़ल्ट में परिवर्तित नहीं हो रहा है तो बच्चे को खुद को फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। तो रिज़ल्ट का प्रेशर तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। जैसे पहले हम कहते हैं ना, कर्म प्रधान, आप अपना काम है, आपको अपना मेहनत करनी है, रिज़ल्ट तो अपने आप आएगा। आप मेहनत करोगे, रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा, उसमें कहीं कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब चूँकि बच्चे को कौन सा चूज करना है, कैसे करना है, ये उसमें उसको खुद को भी निर्णय लेना पड़ेगा। हम लोग उसकी मदद के लिए सदैव तैयार हैं। सर जैसा आजकल इन दिनों देखने में आ रहा है कि स्टूडेंट्स सर टेक्निकल डिग्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, एडवांस उनका रुझान रहता है और सर नॉन टेक्निकल डिग्रीज़ के लिए स्टूडेंट्स का रुझान कम रहता है। तो इसके बीच में ये जो मापदंड का अंतर है सर, इस अंतर को कैसे अपन दूर कर सकते हैं? देखिए, टेक्निकल में एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो बच्चे को नज़र आता है वो उसकी
जॉब की एम्प्लॉयबिलिटी वाली बात है, जी। उसको लगता है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो अब बच्चे का सामर्थ्य कैसे बढ़ाएं, पोटेंशियल कैसे बढ़ाएं, उसी के लिए बात आती है क्वालिटी एजुकेशन जी। की। ये ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्नोक्रेट है या मेडिकल या इंजीनियरिंग में या इसी अप्लाइड साइंस में कहीं चला गया उसी को अच्छा जॉब मिलेगा। आप ह्यूमैनिटीज़ में भी यदि आप में सामर्थ्य है तो आपको अपने पोटेंशियल डेवलप करना है, आपको अपनी ग्रूमिंग करनी है, आपको जो एनवायरनमेंट है उसमें अपने आप को ढालना है कि भाई आप कैसे इसमें आप अपने आप को उपयोगी साबित कर सकते हो और कैसे आप अपनी उपादेयता बढ़ा सकते हो। उसमें वो वर्क करेगा तो वो किसी भी फील्ड का हो, उसमें कहीं कोई एक्सीलेंस जब आपके अपने फील्ड की है तो उसकी तो कदर सब जगह ही होती है। और उसके लिए सपोर्ट मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट आज हर फील्ड में, जैसे आप रिसर्च करना चाहते हो तो हमारी रिसर्च की भी स्कीम है। वर्तमान बजट में भी हम लोग जो है 20,000 पर मंथ रिसर्च स्कॉलर को देने के लिए भी योजना लेके आए हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो नेट स्लेट नहीं है और वो यदि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए हम लोग ये योजना लेके आए हैं। तो सपोर्ट सिस्टम आज के समय बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट काफ़ी हद तक बच्चों को सपोर्ट कर रही है। और यूथ के लिए तो इस साल इस बजट में पूरा समर्पित ही यूथ के लिए है। जी सर, जैसा आपने बताया कि सर मतलब बहुत सारी योजना है, तो सर जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए, तो इसका सर पात्रता क्या रहती है, मतलब उसके लिए कौन से मापदंड होते हैं जिन्हें पूरा करना उनके लिए आवश्यक होता है? हर राजस्थान का विद्यार्थी उसमें भाग ले सकता है, अप्लाई वो कर सकता है। वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज जो है वो 35 साल से कम होनी चाहिए जी। और वो जिस भी विदेशी यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेना चाहता है उसकी QS रैंकिंग टॉप 150 में होनी चाहिए, क्योंकि वो मेधावी, इसमें चूँकि एक्सीलेंस के लिए ही है तो वो मेधावी बच्चा होगा। तो टॉप 150 जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में है उसका यदि एडमिशन है, उसके पास ऑफर लेटर है, तो वो हमारे यहाँ अप्लाई कर सकता है। और उसका जो खर्चा है, ट्यूशन फीस अप टू 50 लाख पर ईयर राज्य सरकार उसका वहन करेगी। और यदि उसकी इनकम कैटेगरी इस तरह से है कि वो 8 लाख से कम यदि उसकी इनकम है तो सरकार उसको प्रति माह 1 लाख रुपए भी देगी, यानी टोटल 12 लाख रुपए पर ईयर और देंगे। तो ये बहुत बहुत अच्छी योजना है और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इसमें अब भाग ले रहे हैं। तो सर जो स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं और अपनी डिग्री कंप्लीट करके जब वो वापस भारत लौटते हैं तो सर उनके साथ में कोई सर बॉन्ड भरवाया जाता है कि उन्हें सर पर्टिकुलर विभाग के लिए कार्य करना होगा, या उन्हें छूट होती है कि वो कहीं भी अपनी जॉब कर सकते हैं? नहीं, बॉन्ड हमारा दूसरे कारणों से है। बॉन्ड ये है कि उसका मिसयूज नहीं हो। जो स्कॉलरशिप राज्य सरकार दे रही है उसका बॉन्ड जरूर लेते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो जो सरकार ने उस पर इतना इन्वेस्ट किया, सरकार ने उसके लिए जो खर्चा किया उसका कहीं उपयोगिता नहीं हो, उसके लिए बॉन्ड है। जॉब की बाध्यता सरकार अभी तक जो हमारी स्कॉलरशिप स्कीम जो है उसमें नहीं है। वो विदेश में भी काम कर सकता है, हिंदुस्तान में भी काम कर सकता है, लेकिन अपेक्षा उससे यही है कि राजस्थान के लिए वो नाम रोशन करे, राजस्थान के बच्चों को मोटिवेट करे और अपना जितना कंट्रीब्यूशन राजस्थान के लिए कर सके वो उससे अपेक्षा रहती है। जी सर, आपकी हॉबीज़ के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं सर? जैसा मैंने आपको बताया कि चूँकि मेरे को बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ पसंद है जी, और मैं मॉर्निंग में जॉगिंग करता हूँ, 4-5 किलोमीटर में रोज़ जॉगिंग करता हूँ, फिर मैं योगा भी करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। ये मेरा कहना चाहिए कि पिछले 15-20 साल से ये बहुत बड़ा मेरा इसका 1-1.5 घंटा मैं सवेरे इसमें लगाता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। उसके अलावा तो संगीत सुनना, क्योंकि जब आप कभी परेशान होते हो तो संगीत सुनते हो तो वो बिल्कुल आपको रिलैक्स कर देता है। तो ये दो जो है मैं ज़्यादा चीज़ों को इसको जो है सर, जैसा आपने अभी बताया कि सर एक तो आप जो आपकी फिटनेस लाइफ है आप सर उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप सर फिटनेस को बहुत मतलब वो एडिक्ट हैं। और सर जैसा आपने बताया संगीत आप सुनते हैं, तो सर हम चाहेंगे कि हमारे प्यारे से दर्शकों के लिए अगर सर आप 2 पंक्तियाँ गुनगुना दें तो सर अच्छा लगेगा। नहीं, मैं गुनगुना तो नहीं पाऊंगा क्योंकि आज वैसे भी मेरा गला भी ठीक नहीं है और फिर मैं नहीं चाहूँगा कि दर्शकों को कोई बेसुरी चीज़ मिले। जी सर, एक प्रश्न है सर, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, सर आप ऑलरेडी यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, तो आपका जो अनुभव रहा है सर, हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या सर आप क्या चीज़ बताना चाहेंगे ताकि उन्हें यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने में थोड़ी आसानी मिले? देखिए, मैं एक जेनरिक चीज़ें बता देता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी की हो, आरपीएससी की हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जी, उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये तय करना पड़ेगा आपका टारगेट क्या है, पढ़ना क्या है
उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि इम्पोर्टेंट चीज़ पे फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी चीज़ें जो है जैसा आप चाह रहे हो वैसी ही होंगी। लेकिन आपने यदि एफर्ट की डायरेक्शन गलत दिशा में कर दिया कि पढ़ना कुछ है, पढ़ कुछ रहे हो, तो फिर वो चीज़ें जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं वो रिज़ल्ट नहीं आता है। ये आपके एग्ज़ाम तक ही सीमित नहीं है, ये आपके दैनंदिन जो हम काम करते हैं उसमें भी यही है जी। कि आप उसकी प्लानिंग आपका पार्ट जो है प्रॉपरली होना चाहिए। उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं, फोकस्ड रहें, इंटेंसिटी के साथ काम करें। ऐसे नहीं कि आप टाइम तो ख़राब कर रहे हैं लेकिन इंटेंसिटी आपकी नहीं है। आप 2 घंटे काम कर रहे हैं तो लगना चाहिए कि आपने 2 घंटे काम किया है। ऐसा नहीं कि जैसे पार्क में लोग बहुत सारे देखता हूँ मैं टहलने जाते हैं जी। तो वो टहल रहे हैं जबकि उनको डॉक्टर ने वॉक करने के लिए अच्छे से बताया, तो सिंसियरली वॉक करना चाहिए जी। तो चीज़ें जो सिंसियरली करेंगे तो हर चीज़ में जो भी हम कर रहे हैं उसके रिजल्ट हमेशा ही अच्छे आएंगे। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी काम करें उसके अंदर अपना पूरा मन लगा के काम करें, निश्चित तौर के ऊपर आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल लगन के साथ काम करना आवश्यक है। सर आज आप हमारे बीच में पधारे, सर आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए एक बार आपका पुनः धन्यवाद और साथ में आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घड़ी की सुइयाँ अब हमें इशारा दे रही है, अब आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। पर जाने से पहले मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, अब आप आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम धरती धोरारी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और साथ ही दिए गए लिंक पे क्लिक भी करना है। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक और साथ में ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की है, उठिए और साथ में जुड़िए हमसे फेसबुक और साथ में ट्विटर के माध्यम से। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपनों का और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।